बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय भूगोल इकाई 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 5 अंक के यहाँ जो पूछे जाएंगे ब्लूप्रिंट पर आधारित वे प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है उसकी वीडियो आज लेकर आए हैं। तो यहाँ आप देखिए इन प्रश्नों में कौन से प्रश्न है और इसका उत्तर कैसे लिखे जाएंगे। मैं गब्बेल सर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागांव, जिला रायगढ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल के 5 नंबर के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपको पूछे जाएंगे। कक्षा 12वीं विषय भूगोल ब्लूप्रिंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न इकाई 2 से विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, जनसंख्या संगठन और मानव विकास से संबंधित आपको 5 अंक के प्रश्न कौन कौन से हैं। इसमें से आपका पहला प्रश्न है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को सचित्र समझाइए। यह सिद्धांत किसी देश या क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के प्रतिरूप को समझाता है या बताता है। इस सिद्धांत का मुख्यतः जन्म दर और मृत्यु दर के परिवर्तन को बताता है। जन्म दर और मृत्यु दर में लंबे समय में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसकी व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 4 मुख्य चरणों में होती है। 4 चरण कौन कौन सा है, ध्यान से देखिए। प्रथम चरण, पहले चरण जब विकास नहीं हुआ रहता है किसी भी चीज का तो उच्च स्थिरता रहती है। ये इस समय मृत्यु दर भी अधिक रहती है और जन्म दर भी। इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होता है। चिकित्सा व्यवस्थाओं की सुविधाएं भी बहुत कम होती है या परंपरागत होती है। जीवन शैली के कारण मृत्यु दर भी अधिक होता है, ऊंची रहती है, परंतु परिवार बड़ा रखने की मान्यता रहता है क्योंकि ज़्यादा मृत्यु दर होने के कारण ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इस कारण से जन्म दर ऊंचा रहता है। फलस्वरूप जनसंख्या ना तो वृद्धि होती है ना तो घटती है क्योंकि दोनों बराबर लगभग रहते हैं, मतलब जन्म दर भी अधिक रहता है और मृत्यु दर भी। दूसरी चरण जब धीरे धीरे विकास होता है तो द्वितीय चरण का शुरुआती विस्तार है। चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता और पोषण सुधार होने से मृत्यु दर धीरे धीरे घटने लगता है, गिरावट आती है। क्या है कि आदमी का विकास होते गया। अब इस आधार पर जन्म दर ऊंचा बना रहता है। जन्म दर पर विश्वास नहीं करता व्यक्ति क्योंकि वो शुरू चिकित्सा स्वच्छता सुविधा को लेता है तो जन्म दर वही का वही रहता है लेकिन मृत्यु दर घट जाता है। इससे जनसंख्या तीव्र वृद्धि होने लगती है। तृतीय चरण में, दूसरा चरण को ध्यान रखिए, इसमें क्या हो जाता है, मृत्यु दर घटता है। स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता, अच्छा खाना पीना के कारण। तो जन्म दर अधिक होने के कारण जनसंख्या तेज गति से बढ़ता है। इसी अवस्था है जनसंख्या विस्फोट का। इसके बाद तृतीय चरण में और विकास हो जाता है मानव का, शिक्षा का प्रचार, परिवार नियोजन। अभी समय लोगों को पता चलता है कि अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है तो परिवार नियोजन, शहरीकरण आ जाता है ना। ये अभी बीत रहा है या बीत चुका है थोड़ा सा। बढ़ती प्रवृत्ति के चलते जन्म दर घटने लगती है, मृत्यु दर पहले से भी अब कम हो चुकी है। अतः जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से होता है, मतलब कम बढ़ता है, मतलब हम इस जगह पहुंच चुके हैं ऐसे मान लो। चतुर्थ चरण कौन सा है, इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर, मतलब दोनों घट जाते हैं। अब जन्म दर भी धीरे धीरे घट रहा है, मृत्यु दर भी घट रहा है, दोनों एक तरह से समान हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इस समय फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि अत्यंत कम हो जाती है, लगभग शून्य के समान हो जाती है, मतलब फिर से जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाता है। अब इसका रेखा चित्र को गौर से देखिए। ये है प्रथम चरण। इस प्रथम चरण में जन्म और मृत्यु दर एक समान है। ये देखिए दोनों का दिया गया है। जन्म दर ये डेथ रेट है, मृत्यु दर नीचे वाला, ऊपर वाला जन्म दर है। तो जन्म दर यहाँ तक ज़्यादा था जबकि मृत्यु दर यहाँ से स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण घटने लगा। इस कारण से जनसंख्या वृद्धि इस तरह से बढ़ा ऐसे। अब फिर यहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर एक समान हो जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाता है। ये वाला चित्र आप बना देंगे। पहला तो ये है, एक मृत्यु दर को इस तरह से बता देंगे कि थोड़े दिन मृत्यु दर ज़्यादा रहता है, फिर स्वास्थ्य सुविधा कारण घटने लगता है, फिर ऐसे आ जाता है। जन्म दर लंबे समय तक ज़्यादा रहता है, उसके बाद में घटता है। तो जन्म दर अधिक होने के कारण इसी पीरियड में जनसंख्या विस्फोट होता है, इतने में तेज गति से बढ़ता है। तो ये 3 चीज़ों को एक साथ आप बता सकते हैं। ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। इसी तरह से हम आगे आते हैं। अगला प्रश्न, आयु लिंग पिरामिड से क्या प्रदर्शित किया जाता है, रेखा चित्र द्वारा बताइए। आयु लिंग प्रदर्शित में जनसंख्या को बताया जाता है।
आयु लिंग पिरामिड किसी क्षेत्र में जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को बताया जाता है। आयु मतलब किस आयु के वर्ग में मतलब महिला पुरुष क्या है इसको बताया जाता है के माध्यम से प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब अलग अलग आयु में महिला पुरुष का अनुपात क्या है ये बताया जाता है। जनसंख्याविदों ने व्यापक रूप से प्रयोग किया है, जिनमें सर जॉन ग्रांट और बाद में कई आधुनिक सांख्यिकी विदों ने भी इसे शामिल किया है। उन्होंने जनसंख्या संरचना को विश्लेषण करते समय चित्रण को अपनाया है। चित्र भी हम आगे बताएंगे। इसमें व्यापक आधार वाला पिरामिड के प्रकार है। अब 3 प्रकार मुख्य रूप से है, चित्र भी यहाँ दिया गया है। व्यापक आधार मतलब नीचे को आधार कहा जाता है, जमीन और ऊपर सकरा होते चला जाता है। यदि निचला भाग चौड़ा हो तो यह उच्च जन्म दर को बताता है, मतलब बच्चे अधिक रहेंगे और ऐसे हो जाएगा चित्र। हमारे पास नीचे है, तुरंत बताएंगे। जन्म दर अधिक होने पर बच्चे अधिक रहेंगे और ज़्यादा उम्र के लोग कम होंगे। तो इस तरह से जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पर भी ये लागू होता है। जनसंख्या के बड़े अनुपात को इंगित करता है। कई विकासशील देशों में इस प्रकार की पिरामिड देखने को मिलता है। विकासशील यानी कि या तो विकासशील या पिछड़े देशों में ऐसा देखने को मिलता है। सकरा आधार वाला ये पिरामिड आपको दिखाएंगे। सकरा आधार वाला और चौड़ा मध्य भाग चौड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और सकरा आधार हो जाता है। इस स्थिति में इस ओर संकेत करता है कि जन्म दर में गिरावट आ गई, मतलब बच्चों की संख्या तो कम हो गया लेकिन युवा संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो पहले पैदा हो चुके थे, पहले वो ज़्यादा हो चुके थे, उस समय उनकी संख्या ज़्यादा था, वो ऊपर उम्र में आ गए तो उसकी चौड़ा ज़्यादा हो गया, जन्म दर कम हो गया तो बच्चों की संख्या कम हो गई। परंतु कामकाजी आयु वर्ग अब युवा हो गया है। जो पहले बच्चे थे वो बड़ा हिस्सा मौजूद है, वो क्या हो जाता है, वो हिस्सा बड़ा हो जाता है। तो ये आपका इस तरह से आता है। ये पहले जो बच्चे थे ये ऊपर आके यहाँ बड़े हो गए और जन्म दर कम होने से बच्चों की संख्या कम हो गई। यहाँ आयु दिखाया गया है, कम आयु से बढ़ते हुए आयु है। उच्च शिखर ऊपरी भाग वाला विस्तार, ये देखिए, उससे फिर आगे बढ़ता है तो यह पिरामिड ऊपरी हिस्सा चौड़ा हो जाता है, ऊपर का भाग चौड़ा हो जाता है, नीचे सकरा हो जाता है, क्योंकि यही अब ज़्यादा उम्र के कारण ऊपर आ गए और जन्म दर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, घट जाता है। यह वृद्धि जनसंख्या के अधिक अनुपात को दर्शाता है, जो प्रायः विकसित देशों की दीर्घायु आबादी को बताता है। विकसित देशों में ऐसा स्थिति है, अविकसित देशों में ऐसा है, अमध्यम जो विकासशील है या विकास कर रहा है उनका स्थिति ऐसा है। तो आयु लिंगानुपात पिरामिड के माध्यम से नीति निर्माता यह समझते हैं कि भविष्य में जनसंख्या को देखकर हम भविष्य के आकलन लगा सकते हैं, क्योंकि यही बच्चे बाद में बड़े होकर के कमाने वाले हो जाएंगे। अब नीचे की क्या स्थिति होगी अलग बात है, यहाँ पर क्या होगा, ये सब बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे की संख्या कम हो जाएगा। तो ऐसे कमाने वालों की संख्या जिसे हमने 15 से 59 वर्ष में रखा है, वो संख्या किस जगह पर अधिक रहेगा ये देखा जाता है। इस जगह पर क्या होता है, बच्चे अधिक है, कमाने वालों की संख्या कम है, तो देश तो और गड़ता में चला जाएगा। लेकिन इस जगह पर देश अच्छा विकास करेगा, इस जगह पर विकास करेगा, लेकिन एक वक्त फिर आएगा कि ये बच्चे यहाँ आ जाएंगे और यहाँ यदि जन्म दर बढ़ गया तो फिर विकास धीमी हो जाएगी। ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। इसमें कार्य बल, आश्रित जनसंख्या, स्वास्थ्य सेवाएं एवं शिक्षा की मांग जैसी व्यवस्थाओं को देखा जाता है कि कितना व्यवस्था हमें भविष्य में करना होगा। उदाहरण के लिए यदि युवा जनसंख्या अधिक है, ध्यान दीजिए उदाहरण दिया गया है सभी प्रश्नों में, तो यदि युवा जनसंख्या अधिक है तो शिक्षा व रोजगार की योजनाओं पर ज़्यादा जोर देना होगा। यदि वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता है तो वृद्ध अवस्था में पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक व्यवस्था करनी होगी। तो योजना निर्माताओं ने इस पिरामिड को ध्यान में रखा है, इसके आधार पर देश की योजनाएं बनती है, अधिक ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार आयु लिंग पिरामिड किसी देश की जनसंख्या आधारित विकास नीतियों पर, विकास की जो नीति बनाना होता है उसके लिए काम आता है, उसके निर्धारण करने में काम आता है, अत्यंत उपयोगी उपकरण साबित होता है। इसके आधार पर हम विकास योजना बनाएंगे। आज से इस पिरामिड के अनुसार आज से 10 साल बाद ये बच्चे कमाने वाले हो जाएंगे तो रोजगार की जरूरत पड़ेगी। आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद ये युवा हो जाएंगे, मतलब कमाने वालों की संख्या कम हो जाएगी, और जो अभी कमा रहे हैं ज़्यादा लोग वो बूढ़े हो जाएंगे। इस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड का चित्र भी है और जनसंख्या पिरामिड को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये 5 नंबर के प्रश्न में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझा कर लिखें तो अच्छे नंबर 5 में 5 मिलते हैं। मैंने कोशिश किया है कि सबको बिंदुबद्ध रखा है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। साक्षरता यानी कि शिक्षा को कौन प्रभावित करता है, ये सरल है प्रश्न। साक्षरता का अर्थ आप लिख दीजिए सामान्य रूप से,
पढ़ने लिखने और गणना करने की क्षमता, ये केवल एक लाइन है, इसे हम साक्षरता कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थान के अनुसार साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित ना रहकर, क्या कह रहा है, पहले तो इतने लिखकर हम कह सकते हैं कि ये साक्षर है, लेकिन उसके बाद इतना ही सीमित नहीं है, व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक विकास होना जरूरी है, इससे भी जुड़ा है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले बहुआयामी होते हैं, बहुत सारे चीज साक्षरता को प्रभावित करते हैं। यहाँ 5 नंबर के होने के कारण 5 प्रमुख कारकों को दिया गया है। आर्थिक कारक मतलब धन संबंधी, गरीबी आदि होगा। निम्न आय वाले परिवार, जिसके पास आय अच्छा नहीं है ना, गरीब वर्ग, बच्चों को काम में लगा देते हैं या शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते। आर्थिक रूप से कमजोर तबकों में स्कूलों की कमी, शिक्षण सामग्री यानी कि जो सामग्री चाहिए हमको, उसकी सामग्री की लागत ये अधिक हो जाती है। इस कारण से साक्षरता बाधित होता है, यानी कि कम साक्षर होते हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारण है दूसरा नंबर। ये कौन सा कारक है, इसको देखिए। कई समाजों में अभी भी बालिकाओं को शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। कई समाज जो है लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालते। पर्दा प्रथा की व्यवस्था है, इसलिए शिक्षा प्रभावित होता है। पारिवारिक दायित्वों की जल्दी विवाह कर देने से बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। इन प्रथाओं के चलते लड़कियां औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते या वंचित रह जाते हैं, जिससे साक्षरता दर कम रहती है। उस जगह पे महिलाओं की साक्षरता कम रहती है। शैक्षणिक अवसंरचना के अंतर्गत क्या, यदि विद्यालयों की संख्या कम हो, यदि कम विद्यालय है और बच्चों की संख्या अधिक है तो एडमिशन नहीं मिलेगा, वे दूर हो या उससे आधारभूत सुविधाएं ना मिले। यदि विद्यालय बहुत दूर है, शिक्षक नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, तो एडमिशन हो जाने के बाद भी शिक्षक नहीं होगा। तो ये शैक्षणिक अवसंरचना में कमी है, तो साक्षरता की गति बाधित हो जाती है। शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और शिक्षण विधियों का स्तर भी साक्षरता से सीधे प्रभावित होती है। हमारे पास शिक्षा प्रणाली क्या है, इसकी गुणवत्ता किस प्रकार से है, शिक्षण विधि में हम कौन सा उपयोग कर रहे हैं, इन सभी को देखा जाए तो इससे भी शिक्षण प्रभावित होता है। चौथा है प्रशासनिक व नीतिगत हस्तक्षेप। अब सब कुछ सही होने पर शासन प्रशासन का नीति क्या है उसको देखिए। सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा, कानून का प्रभाव, छात्रवृत्ति योजनाएं, दोपहर का भोजन आदि जैसी नीतियां साक्षरता को बढ़ाता है। और जिस जगह ऐसी सुविधाएं नहीं है, बच्चा हो सकता है स्कूल नहीं जाएगा, ये सहायक सिद्ध होते हैं। प्रभावी नीति कड़े क्रियान्वयन के अभाव में भी साक्षरता बढ़ाने का प्रयास धीमे पड़ जाता है। यदि कार्यवाही भी अच्छा हो तो साक्षरता बढ़ेगी। अब है अगला 5वां, प्रौद्योगिकी व डिजिटल पहुंच। हमारे पास ऐसा है, आधुनिक युग में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेस, आज भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, वो ऑनलाइन की सुविधा है। नहीं तो अब आपके घर जाकर मैं नहीं पढ़ाता, या अभी बच्चे कम आ रहे हैं, ये स्कूल परीक्षा के टाइम नहीं आता है। तो इस प्रकार आधुनिक डिजिटल सुविधा के प्रचार साक्षरता को नए आयाम दिया है। व्यक्ति कहीं भी रह के पढ़ सकता है। ऐसे सुविधा जहां हो वहां शिक्षा का विकास होता है। हालांकि डिजिटल डिवाइस यानी कि इंटरनेट और उपकरणों की आसान उपलब्धता साक्षरता के प्रसार में कई चुनौतियां बन चुकी है। अभी भी हमारे भारत जैसे देश में ये इंटरनेट की सुविधा अभी पर्याप्त नहीं है। इस कारण से भी हमारी शिक्षा व्यवस्था बाधित हो रही है, या जहां और कम है वहां ये सुविधा नहीं मिल रही है। तो इस तरह से शिक्षा को प्रभावित करने वाले ये प्रमुख कारक है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं सरकारें साक्षरता अभियान चलाती है। हमारे भी देश में साक्षरता अभियान चलता है। इससे व्यक्ति न केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सके बल्कि विविध कौशलों में सशक्त हो सके। केवल पढ़ना और लिखना नहीं, कई कुशलताएं उसके पास आ जाए, रोजगार कमा ले, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने अधिकार को समझे, आर्थिक विकास में सहभागी बने। चौथा प्रश्न हमारे पास है, महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव विकास से क्या तात्पर्य है, इसके स्तंभों को का व्याख्या कीजिए। अब मानव विकास के स्तंभ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे हिसाब से इस वर्ष से यह प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। ये क्या है, मानव विकास की अवधारणा का व्यापक रूप से परिभाषित करने का श्रेय आप लोगों को बार बार बताया गया। ये नाम याद कर लो, महबूबुल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, ये भारत के हैं, वो पाकिस्तान के हैं। इस विचार के अनुसार मानव विकास का तात्पर्य आर्थिक वृद्धि के साथ साथ, मतलब हम अच्छा कमाएं तो साथ साथ मानव की क्षमताओं में भी विकास होना चाहिए। मतलब स्वस्थ रहे, विकल्पों और अवसरों का विस्तार हो, मतलब उसको काम करने का कई प्रकार के अवसर मिले, कई प्रकार का विकल्प मिले। मतलब ये काम नहीं तो वो काम नहीं तो वो काम मिल जाए। इस
मूल लक्ष्य लोगों को उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त बनाना है ताकि वे अपने निर्णय स्वयं ले सके। ऐसा नहीं कि मजबूर हो कि खेती ही करना है, इसके अलावा उसके पास काम ही नहीं है। तो ये सुविधाएं हो और एक स्वस्थ जीवन हो उसका, और सार्थक व समृद्ध जीवन जी सके, ये सब कुछ है। व्यक्ति जो है स्वतंत्र, समृद्ध, आय अधिक हो, स्वयं निर्णय ले सके, इसके लिए 4 स्तंभ क्या है इसको देखते हैं। मानव विकास को मुख्य 4 स्तंभों में बल दिया गया है। पहला, समानता। समानता में अवसरों की समानता प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब हर व्यक्ति हर काम करने की उसको अवसर मिले। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छा हो, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, है ना। किसी को तुम महिला हो तो ये काम नहीं कर सकते, तुम फलाना जाति के हो तो ये काम नहीं कर सकते, ऐसे ना हो। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ये समानता का अधिकार से संबंधित है। टिकाऊपन, हमारा जो विकास है वो कैसा हो, इसको भी देखिए। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त हो, ऐसा टिकाऊ सब चीज़ बना रहे। ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी दोहन करके समाप्त कर दें, आने वाला पीढ़ी फिर विकास क्या कहते हैं ये ना जाने, ऐसा ना हो। संसाधन सबके लिए उपलब्ध रहे लंबे समय तक, सारे जंगल काट देंगे तो भविष्य में जंगल नहीं रहेगा। इसी तरह से पर्यावरण संतुलन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लंबे समय तक पर्यावरण भी बना रहे, मानव विकास का अनिवार्य अंग है। टिकाऊपन, जो भी हम काम कर रहे हैं वो टिकाऊ होना चाहिए। टिकाऊ का मतलब सड़क, रोड, बिल्डिंग से नहीं है। जो विकास के लिए योजनाएं अपनाए जा रहे हैं वो थोड़े समय के लिए ना हो कि अभी तो विकास कर ले, बाद में वो नुकसान पहुंचाए, ऐसा ना हो। उत्पादकता अगला है, या आर्थिक गतिविधियों में मानव कौशल। उत्पादकता का मानव कौशल से संबंधित है। आर्थिक गतिविधि में नवाचार, नए नीतियां, नए खोज, दक्षता प्रोत्साहन, यहाँ तक कि जो अच्छा करता है, अच्छा जानता है, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसा आधारित हो। जब लोग शिक्षित और स्वस्थ होंगे, किसी देश के लोग शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, अच्छा हिष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेंगे, तो उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा कमाएंगे, जिससे विकास की प्रक्रिया तेज होगी। चौथा है सशक्तिकरण, लोगों को सामर्थ्य देना कि अपने जिंदगी के लिए आवश्यक निर्णय लें, मतलब खुद सामर्थ्य हो, सशक्त हो कि वो अपना निर्णय खुद ले सके, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। आज भी हमारे अधिकांश जनसंख्या खुद निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि हम निर्णय लेते हैं, कहाँ निर्णय ले रहे हैं, दूसरे के भरोसे में है। अभी भी हम क्या बोलते हैं, स्वयं से पूरे कमा के अपनी ज़िंदगी नहीं चला पा रहे हैं। इसके लिए शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी की ज़रूरत है, जैसे क्षेत्रों में अधिकारों की सुनिश्चित जरूरी हो। इस स्तंभों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मानव विकास सूचकांक HDI जारी करता है, जो जीवन प्रत्याशा, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, ये 3 चीजें हैं। इस स्तंभों के आधार पर मापदंडों में देशों का आकलन करता है या आंकता है कि कौन कितना विकास किया है। स्पष्ट है कि मानव विकास मात्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तक ही सीमित नहीं है कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर होना चाहिए, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य है कि मनुष्य की गुणात्मक प्रगति हो, स्वतंत्रता और कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए। ये मेन बिंदु है कि खाली ज़्यादा कमा लिए तो विकास कर गए, ऐसा नहीं है। अगला है हमारा प्रश्न 5वां, ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास के कारण को स्पष्ट कीजिए। अब गांव के लोग शहर की ओर क्यों भाग रहे हैं? भागना का शब्द हालांकि ठीक नहीं लग रहा है, प्रवास करने यानी कि जा रहे हैं, तो शब्द ये भी ठीक है। तो गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, इसके कारण क्या है? तो इस कारणों को पूछा गया है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास एक सामान्य प्रवृत्ति है, ये सब दिन से होते आया है, तभी शहरीकरण तेज हुआ है। जिसे समझाने में अर्नेस्ट रेवेस्टिन, ये वैज्ञानिक है, के प्रवसन नियमों का एवरेस्ट ली ने पुश पुल सिद्धांत दिया है। पहले भी हमने बता दिया है, इस सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा है। इस प्रवास के कई कारण है, जिसे 5 प्रमुख कारण है। रोजगार के अवसर, मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि आसान है। गांव की अपेक्षा शहरों में रोजगार अधिक मिलता है, जहाँ उद्योग होता है, वाणिज्य होता है, सेवा क्षेत्र होता है, ये गाँव में नहीं मिलता। तो लोग जो है रोजगार की संभावना के लिए युवा जो है आकर्षित होती है और शहर की ओर चली जाती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, गांवों की अपेक्षा शहरों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं
अधिक होती है, उनकी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, यहीं पर आपको विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, विशेषज्ञ डॉक्टर ये सब उपलब्ध होता है। तो गांव का व्यक्ति शहर में जाने का प्रयास करता है और उधर प्रवास होता है। आधारभूत सुविधाओं का अभाव, गाँव में सड़क, बिजली, पेयजल, इंटरनेट आदि की सुविधाओं की कमी होती है। शहर में इन सब की अधिक व्यवस्था होती है, उपलब्धता होती है, तो ग्रामीण निवासी को शहर की ओर खींचा चला जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक आकर्षण, शहर में क्या होता है, मनोरंजन, सांस्कृतिक विभिन्न आयोजन, तकनीकी नवाचार आदि मिलते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की जीवन शैली विविध विकल्प होता है। ग्रामीण युवा विशेषकर आकर्षित हो जाते हैं शहर की ओर। एक आधुनिक एवं गतिशील जीवन की चाह पर वे शहर की ओर चले जाते हैं। कृषि संकट और जलवायु परिवर्तन एक और है प्रतिकर्ष कारक कि गांव का आदमी गांव में नहीं रहना चाहता। यह ग्रामीण इलाकों में फसलों का असफल होना, पानी की कमी, बाढ़ या सूखा आ जाना, है ना, कई आपदाएं आना, ऐसे मजबूर होकर के लोग शहर की ओर पलायन करने में विवश हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन भी पलायन करने में हमारा योगदान दे रहा है, तो जलवायु भी है। इन कारणों के फलस्वरूप शहरी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है। हालांकि इससे शहरों में जनसंख्या दबाव, अवैध बस्तियां, शहर में जनसंख्या की समस्या हो रही है, दबाव की, अवैध बस्ती स्लम कहते हैं इसे, में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण की समस्याएं आ रही है। ये समस्याओं में आपको पूछा जाए तो लिख सकते हैं आधारभूत ढांचे की चुनौतियां पैदा हो रही है, इसलिए संतुलित क्षेत्र विकास नीतियों का निर्माण होना चाहिए। जो सुविधाएं शहर में है वही सुविधाएं हमारे निर्माण में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, प्रवसन को रोकना चाहिए, यानी कि पलायन को रोकना चाहिए। इसे असंतुलन को कम करने के लिए आवश्यक है। ये सुविधाएं जो शहर में है वो गांव में हो जाए तो ये समस्याएं रुक जाएगी। अगला है, विश्व में महिलाओं के लिंगानुपात प्रतिकूल होने के 5 कारण लिखिए। विपरीत, महिला कम है, पुरुष ज़्यादा है कुल मिला के। प्रतिकूल होने का मतलब महिलाओं की संख्या कम होने के कारण लिखिए। ये प्रश्न कह रहा है विश्व में महिलाओं का संख्या कम होने के कोई 5 कारण लिखिए या लिंगानुपात। प्रतिकूल होने के 5 कारण लिखिए। लिंगानुपात पुरुषों की तुलना में प्रति 1000 महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। 1000 पुरुष में, है ना, महिलाओं की संख्या। जब महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है तो प्रतिकूल लिंगानुपात कहा जाता है। इसी प्रकार कई देशों में महिलाओं के लिए यह अनुपात असंतुलित है। निम्न 5 कारक है। इन कारकों को देखिए। लिंग आधारित भेदभाव और कन्या भ्रूण हत्या। ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति में गर्भ में जो बच्चा है उसका पता लगा लिया जाता है और उसे गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है। इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। तो ये भेदभाव के कारण कि मैं अब लड़कियां जन्म नहीं देना है, इस कारण से लड़कियों की जन्म कम हो रही है। कुछ क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या, नवजात बालिकाओं की उपेक्षा, लिंग परीक्षण वही है, गर्भ में माध्यम से गर्भपात की घटनाएं होती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार एशिया के कुछ हिस्सों में यह प्रमुख समस्या है। एशिया के, जिसमें भारत भी शामिल है, ध्यान रखिए। एशिया के कुछ हिस्सा में शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। लोगों में शिक्षा और जागरूकता, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता कम होने के समाज में उनकी स्थिति कमजोर भी है। इस स्थिति में लड़कियों को जन्म देने वाली माताओं के प्रति उपेक्षा की जाती है और बढ़ती जा रही है। इससे जो महिलाएं ज़्यादा कन्याओं को जन्म देती है उसकी उपेक्षा होती है। आप सबके समाज में है। कन्या शिशुओं के देखभाल में भी प्रभावित होता है। कन्या शिशुओं का देखभाल भी कम किया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण संबंधी कमी। कई देशों में, जिसे विकासशील कहा गया, पिछड़े देशों में लड़कियों की पोषण संबंधी प्राथमिकता नहीं मिलती। गर्भवती महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। इसी प्रकार पोषण की कमी होने से बालिका मृत्यु दर बढ़ जाता है, इसलिए महिलाओं की संख्या कम होती है। चौथे नंबर पर है प्राकृतिक आपदाओं एवं हिंसक संघर्षों में भी महिलाएं असुरक्षित हैं। युद्ध संबंधी क्षेत्र में, सांप्रदायिक दंगे में महिलाएं ज़्यादा मरते हैं क्योंकि भाग नहीं सकते, घर में दबके रहते हैं, वहीं कोई घटना घट गया। इसी प्रकार प्रवासन आदि स्थितियों में महिलाओं की विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यौन हिंसा होता है, मानव तस्करी होती है, सुरक्षित आश्रयों की इनके पास कमी है, महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ सकती है, और लापता भी होते हैं। इस कारण से जनसंख्या महिलाओं की कम हो जाती है। आर्थिक निर्भरता अगला है। कई सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाएं पुरुषों पर आश्रित है। आर्थिक रूप से पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर है, मतलब महिला अपने पुरुषों के साथ आश्रित है, वो आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है खुद से। इससे इनके अधिकारों का हनन
हनन आसान हो जाता है और परिवार में उनका दर्जा कमजोर हो जाता है महिलाओं का, जिसके परिणाम स्वरूप लिंगानुपात अधिक असंतुलित हो सकता है। इस प्रकार इन सभी कारणों को दूर करने के लिए सशक्त विधायी उपाय, सशक्त विधायी मतलब कड़े कानून, सामाजिक जागरूकता, समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए कि महिला पुरुष एक है, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और लैंगिक समानता, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बढ़ावा देने वाली जो नीति, बढ़ावा ना देने वाली लैंगिक समानता की नीति बनाना चाहिए, असमानता या भेदभाव की नीति के विरुद्ध कानून बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सरकारी संस्थाएं एवं समाजसेवी संस्थाएं इस दिशा पे प्रयास कर रहे हैं। ये अभी चल रहा है बहुत जोर शोर से। 7वां नंबर का प्रश्न है हमारा, स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या में अंतर। स्थिर जनसंख्या मतलब रुका हुआ, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। ह्रासमान मतलब घटने वाली, क्या है कि भविष्य में ये भी आने वाला है। तो इसलिए इस प्रश्न को हम सोच रहे हैं कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की प्रवृत्ति को समझने में स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं मानी जाती है। दोनों स्थितियों में 5 मूलभूत अंतर निम्नानुसार है। स्थिर जनसंख्या, देखिए अब पॉइंट के साथ आप 2 भाग में बांट के बना सकते हैं। ये पॉइंट है और दोनों में अंतर क्या है, अलग अलग लिख दिया हूं मैं पढ़ाने की सुविधा के लिए। तो आकार में परिवर्तन, स्थिर जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कमोबेश समान रहता है। जनसंख्या ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। आकार लंबी अवधि की तुलनात्मक रूप से स्थिर रहता है। जबकि ह्रासमान जनसंख्या में जब जनसंख्या घटने लगता है तो जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाते हैं, मतलब मरते ज़्यादा है, पैदा कम होते हैं, ऑटोमेटिक जनसंख्या घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। ये दोनों में अंतर हो गया। आकार में परिवर्तन, जनसांख्यिकी संतुलन में देखें तो स्थिर जनसंख्या में जनसांख्यिकी संतुलन क्या होगा, यहाँ जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन दर एक संतुलन में होते हैं। ये ज़्यादा नहीं होता ये सब, जिससे कुल जनसंख्या में उतार चढ़ाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन जैसा है वैसी बना रहता है। जबकि ह्रासमान जनसंख्या में जन्म दर में गिरावट हो जाती है, मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम गिरावट होता है, जनसंख्या घटने लगता है, है ना, वही बात ऊपर में पढ़ा। इसके समान होने से संतुलन टूट जाता है और जनसंख्या गिरावट की ओर बढ़ती है। आयु संरचना, आयु संरचना में भी अंतर दिखता है यहाँ पर। जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या में आयु संरचना, आयु वितरण में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमा होता है। मतलब बाल जनसंख्या, युवा जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या में ज़्यादा अंतर नहीं मिलता। युवा एवं वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बहुत तेजी से नहीं बदलता है, जैसा रहता है वैसी रहता है। लेकिन ह्रासमान जनसंख्या में कम जन्म दर के कारण बाल जनसंख्या घटने लगता है, युवा जनसंख्या पहले बढ़ने लगता है, युवा अनुपात घटता जाता है। इसी तरह से वृद्ध जन का अनुपात बढ़ जाता है बाद में। मतलब हमारे आयु पिरामिड पहले पढ़ा है हमने, उसमें वृद्ध जनसंख्या अंत में ज़्यादा हो जाता है, आश्रितों की संख्या बढ़ जाती है। प्रवास का प्रभाव, स्थिर जनसंख्या आंतरिक या बाह्य प्रवासन संतुलित होता है, इसमें आना जाना कम हो जाता है। जनसंख्या का दबाव नहीं होने के कारण कुल जनसंख्या पर सीमित प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव प्रवास का नहीं पड़ता। ह्रासमान जनसंख्या, कई बार आर्थिक विकास के लिए प्रवासियों को प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब जनसंख्या कम होने पर बुलाया जाता है ना, प्रोत्साहित किया जाता है ताकि श्रम बल की कमी पूरी की जा सके। मतलब कमाने वाले नहीं होंगे, जनसंख्या कम होगा तो कोई काम करने वाला नहीं होगा, तो इसलिए बाहर से लोग बुलाया जाता है ना, अन्यथा जनसंख्या तेजी से घटने लगती है। अब है 5वां, आर्थिक व सामाजिक परिणाम। इससे क्या परिणाम निकलता है दोनों में? स्थिर जनसंख्या का आर्थिक सामाजिक परिणाम क्या होता है? आर्थिक योजनाओं और आधारभूत ढांचे का संतुलित विकास करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। भाई जितना जनसंख्या उतने रहेगा तो हम योजना बना के फैला सकते हैं, अलग से स्कूल खोलने की जरूरत नहीं, अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं है, जो है उसी को हम अच्छा से चकाचक कर ले तो उतना में चल जाएगा। लेकिन ह्रासमान जनसंख्या में जो हमारी संसाधन है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जनसंख्या कम, श्रम बल की कमी होने लगती है, श्रम बल कमी होने लगती है, वृद्ध जनसंख्या बढ़ता है, दबाव और पेंशन की समस्याएं आ जाती है और सेवाओं का खर्च सामाजिक सुरक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत हो जाता है। जबकि यहाँ हमारे संसाधन हो सकता है अधिक हो जाएंगे पहले से, जो हमारे पास सड़क, बिजली, पानी है, जनसंख्या कम हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, फिर धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिर जनसंख्या योजनाबद्ध विकास में मददगार हो सकती है, जबकि ह्रासमान जनसंख्या वाले समाजों में आर्थिक सामाजिक तनाव के साथ ही युवा कार्य बल की संख्या घट जाएगी, निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए चिंता रहेगी। जनसंख्या घटते जाएगा तो युवा जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगा, वृद्ध संख्या बढ़ जाएगा, इससे समस्याएं होगी। हमारे पास है
प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में प्रश्न है, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। ग्रामीण और नगरीय में अंतर कुल मिला के ये बताना है हमको, वर्णन यहीं पर है। ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी देश या क्षेत्र में जनसंख्या को मुख्यतः 2 बड़े घटक में बांटा जा सकता है। एक तो ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग, नगरीय शहरों में रहने वाली जनसंख्या, ये हो गया। इसी प्रकार इनके ग्रामीण जनसंख्या के लिए हम 4 पॉइंट, शहरी जनसंख्या के लिए 4 पॉइंट लिखे हैं। इसको देखिए, पॉइंट एक ही है, अलग अलग ऐसे कर सकते हैं आप, यह भी अंतर को दर्शाने के लिए, लेकिन एक एक का एक एक बार पढ़ेंगे। व्यवसाय, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार इनका जनसंख्या घनत्व कम होता है, क्योंकि अधिक जमीन पर ज़्यादा लोग रहते हैं। घर और खेत बिखरे हुए होते हैं, घर भी बिखरा हुआ, खेत भी इधर उधर। सामाजिक संरचना, पारंपरिक रीति रिवाज होता है और सामुदायिक आधारित जीवन यहाँ अधिक प्रमुख होता है। लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं गाँव में, और रिश्ते व्यक्तिगत होते हैं। सुविधाओं का स्तर, आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल की कमी होती है, और यह इसका विस्तार निम्न होता है। ये सुविधाएं नहीं होती। ऊपर भी हमने पढ़ा है, हर प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आप ढंग का एक बार पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो भी उत्तर लिखा जा सकता है। नगरीय जनसंख्या का वही पॉइंट पर व्यवसाय, यहाँ के लोग खेती किसानी नहीं, उद्योग धंधे, सेवा क्षेत्र, व्यापार, IT, बैंकिंग आदि कार्य पर निर्भर रहते हैं। सेवा क्षेत्र मतलब सुविधाएं पहुंचाना लोगों को। जनसंख्या घनत्व काफ़ी उच्च रहता है, बहुमंजिला इमारतें रहती है। एक ही जमीन पे यदि घर बना देंगे तो जमीन खत्म हो जाएगा, इसलिए कई मंजिल का घर बनता है। घनी आबादी और विविध प्रकार की लोग एक ही जगह पर रहते हैं। सभी प्रकार के पार्श्वभूमि, पृष्ठभूमि, मतलब अलग अलग काम करने वाले लोग एक ही जगह रहते हैं। लेकिन गाँव में सब या तो किसान या मजदूर रहते हैं। सामाजिक संरचना, अनौपचारिक संबंधों से अधिक औपचारिक संबंधों का महत्व होता है। इसी प्रकार जीवन शैली व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक होती है। खाली पूछताछ जैसी उन लोगों का सामाजिक संबंध होता है। सुविधाओं का स्तर बड़े पैमाने पर यहाँ होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन, जो गांव में नहीं होता है वो यहाँ होता है, और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता रहती है। परंतु भीड़ भाड़, प्रदूषण, महंगाई जैसी बहुत सारी समस्याएं यहाँ होती है। तो ग्रामीण नगरीय संगठन को समझना नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहरीकरण की तेज रफ्तार से विकास योजनाएं प्रभावित होती है। क्योंकि नीति निर्माता विकास की नीति जो बनाते हैं ना, इस सब का अध्ययन आवश्यक है हमको, इसीलिए जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर शहरीकरण की तेज रफ्तार विकास योजनाओं को प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते प्रवास के कारण शहरों पर दबाव बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी एवं अवसरों के अभाव बना रहता है। अतः संतुलित विकास हेतु जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में भी आधारभूत ढांचा, कृषि के साथ साथ गैर कृषि कार्य, उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे आदि का विकास होना चाहिए, और सामाजिक सेवाओं का स्तर सुधार होना चाहिए, सुधरा होना चाहिए, ताकि ग्रामीण नगरीय अंतर कम हो सके, लोग गांव से शहर की ओर ना भागे, और जनसंख्या का संतुलित वितरण संभव हो सके। तो इस तरह से आपके ये 8 प्रश्न आपको जो बताए गए हैं, ये 8 प्रश्न आपके 5 नंबर के प्रश्न को कंप्लीट करता है। इतने में हमें आशा है कि कोई 1 या 2 प्रश्न आपके 5 नंबर वाले प्रश्न में आ जाएंगे। इतने शब्दों में आप लिखेंगे, पर्याप्त है। आपको हम फिर लेकर आ रहे हैं इसके बाद आपके इकाई 3। इकाई 3 में सबसे पहले भूगोल के 1 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे। उस 1 अंक के प्रश्न को आप 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा। ये 30 मिनट का वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इकाई 3 में 1 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न पहले वीडियो लेकर आएंगे, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।